नमस्कार। हिंदगी हिंदी है ज़िंदगी के सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं अनुपम रमेश किंगर पेशे से टीचर हूँ, पर शौकिया कहानीकार हूँ और आज हिंदगी हिंदी है ज़िंदगी की जानिब से आप सबसे मुखातिब हो रही हूँ। सबसे पहले तो डॉक्टर ऋषि साहब का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये फोरम देने के लिए, और उसके बाद आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि एक किरदार के बारे में बात करने में आपका अपना आत्मविवेचन कितना हो जाता है, इसका हमें आभास ही नहीं होता। और दूसरी बात ये कहती चलूँ कि कहानी काल्पनिक है, पात्र काल्पनिक हैं, परंतु भाव सच्चे हैं, किरदार सच्चे हैं। इसलिए आपसे अनुरोध करूंगी कि जुड़े रहिए, सुनिए, शायद आपके मन का भी कोई तार ये कहानी छू जाए। तो कहानी शुरू करती हूँ मैं। किरदार। मुझे बचपन से ना सब लोग आईएनए बुला के चिढ़ाते थे, इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज। क्योंकि पता नहीं क्यों घूम फिर के कहीं से भी कोई भी कुछ बोलता था तो मैं भारत का झंडा लेके और भारत माँ की जय बोल के कूद पड़ती थी कि ये गलत है, ये हमारे देश के लिए ठीक नहीं है, ये हमारे देश के बारे में गलत बोल रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। इसलिए बहन जो मुझसे 2 साल छोटी थी और भाई जो मुझसे 2 साल बड़ा था, दोनों ही शौकिया तौर पर मुझे आईएनए बुलाते थे। और धीरे धीरे ये बात स्कूल कॉलेज तक भी पहुंच गई। तो आते जाते मोहल्ले में लोग बोलते, ए आईएनए आज लेट क्यों जा रही है। लेकिन पता नहीं क्यों शुरू से, बचपन से एक तकलीफ उठती थी जब कोई देश के बारे में ऐसा कुछ कह दे जो कि अच्छा ना हो, कर्णप्रिय ना हो। आप कह सकते हैं शायद कोई मेरा पूर्व जन्म का था रिश्ता ऐसी भावनाओं से, पर हाँ, तकलीफ होती थी। हम लोग दिल्ली में एक मध्य वर्गीय परिवार, साधारण सा, माँ, पापा, बड़ा भाई, छोटी बहन, मैं और दादी, हम लोग साथ में रहा करते थे। और हर साल लीव ट्रैवल अलाउंस एलटीए मिलता था पिताजी को, तो कहीं ना कहीं घूमने जाया करते थे। और कोशिश ये होती थी कि थोड़े में बहुत का मज़ा ले लिया जाए। मुझे आज भी बहुत साफ याद है, पता नहीं किसने मेरी दादी से कह दिया कि जाओ कुमाऊं जाओ, रानीखेत जाओ, रानीखेत। रानीखेत में एक मंदिर है, झूला देवी का मंदिर। वहाँ पर बहुत सारी घंटियाँ हैं, उन्हें बजा कर आओ और देखो तुम स्वस्थ हो जाओगी। अब जैसा कि मैंने आपसे बताया, परिवार मध्यम वर्गीय था, तो एलटीए का इंतज़ार हुआ, छुट्टियों का इंतज़ार हुआ। और छुट्टियां आने पर अब की बार पिताजी ने दादी का मन रखते हुए कहा कि चलो चलो हम सब रानीखेत चलेंगे। अब ये हमारे बचपन की बात है, जब हम शायद 10-12 वर्ष के रहे होंगे। तो उस समय गूगल वगैरह तो होता नहीं था, लेकिन जाना था और खुशी थी, तो जाकर लाइब्रेरी में 2-1 किताबें देखी तो पता चला कि रानीखेत जो है वो कुमाऊं रेजिमेंट का हेडक्वार्टर्स है वहाँ पे। और कुमाऊं रेजिमेंट जो है वो भारत की सबसे ज़्यादा खूंखार और प्रतिष्ठित रेजिमेंट मानी जाती है। हमने खुशी खुशी घर पर आकर ये बात सबसे बताई तो सब हंस दिए, बोले चुप रहो तुम, आईएनए प्लीज़ मंदिर चलना और मंदिर के दर्शन करके आ जाना और बीच में कुछ मत घुसाना, क्योंकि किसी और की दिलचस्पी नहीं थी और छुट्टी तो साल में एक ही बार मनाई जाती है। हम लोग चले गए जी, दिल्ली से ट्रेन पे, और फिर वहाँ स्टेशन पर उतरकर पापा ने एक गाड़ी का बंदोबस्त कर लिया था।
वहाँ गाड़ी से हम घूमते हुए जा रहे थे। वो लंबी लंबी पहाड़ियाँ, पहाड़ियों के आसपास सांप की तरह लिपटी हुई सड़कें और सड़क पर चलती हमारी गाड़ी। मनमोहक दृश्य। हमारा ड्राइवर रहा होगा कुछ 31 साल का, नाम भोला। भोला ने कहा कि वो हमें सभी पर्यटन स्थल दिखाएगा, होटल ले जाएगा। 1 हफ्ते का उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया। धीरे धीरे पहाड़ियाँ देखते देखते और थकान में कभी कभी ऊँघते ऊँघते हम लोग झूला देवी के मंदिर पहुँचे। हम लोग मंदिर से दर्शन करके आ ही रहे थे कि देखा भोला नहीं है। यहाँ वहाँ नज़र दौड़ाई तो वो एक स्त्री से बात कर रहा था। तो हमने पूछा कौन थी, क्योंकि शक भी होता है, आप तो जानते ही हैं कि भाई ड्राइवर ईमानदार हो वगैरह वगैरह। तो कहने लगा नहीं नहीं, वो भाभी हैं। हमने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ठीक है होंगी इसकी भाभी। फिर वो हमें होटल ले गया, हम वहाँ पर आराम करने लगे। अगले दिन उसने हमें फिर घुमाया, लेकिन घुमाते समय जब भी हम कहीं जाते तो वो हमें कहता अच्छा रुकिए भाभी के लिए ये लाना है, अच्छा रुकिए भाभी के लिए वो लाना है। और कहीं ना कहीं हम लोग परेशान हो रहे थे कि ऐसा भी क्या है भाई, इतना भी क्या तुम्हें भाभी के लिए सामान लाना है। पर खैर हम रुक रहे थे। और फिर उस दिन रात को वो हमें होटल छोड़कर भाभी से मिलने चला गया। और जब अगली सुबह आया तो हमसे नहीं रहा गया। हमने पूछा भोला अंकल ये भाभी कौन है और आप क्यों इनके लिए इतना सामान खोजते हैं। तो भोला ने कहा कि ये भाभी हैं और बस इनका नाम भाभी है, और इन्हें कोई भी हमारे गांव में ना नहीं बोलता। हमारे रानी खेत में कोई भी इन्हें ना नहीं बोलता। ये जो भी कहती हैं हम ला देते हैं, जो भी काम बोलती हैं हम कर देते हैं। क्यों भोला अंकल, ऐसा क्यों? तो भोला ने बताया कि उनकी शादी सन 70 में हुई थी। और ये जो बात मैं आपको बता रही हूँ ये 80 के दशक की बात बता रही हूँ। उसने बताया कि उनकी शादी सन 70 में हुई थी। उनका बच्चा होने ही वाला था कि जंग छिड़ गई और भाभी के पति और भोला के मित्र उस जंग के लिए चले गए। उनसे पहले उनके पिताजी भी जंग में जाते थे क्योंकि वो भी कुमाऊं रेजिमेंट में थे, और उनसे पहले शायद उनके दादाजी वगैरह वगैरह। 1886 जब से ये कुमाऊं रेजिमेंट बना है, इनके परिवार से कोई ना कोई हमेशा जंग में जाता था। वो चले गए, जंग हुई, यहाँ इनका बेटा हुआ, वहाँ जंग खत्म हुई, यहाँ इनका इंतज़ार शुरू हुआ। जब भी कोई सरहद से वापस आता था तो भाभी की आंखें चमक जाती थीं और वो राह तकने लगती थीं, पर इनके पति नहीं आए। धीरे धीरे आने वालों का सिलसिला कम होता गया। कई बार अर्जी भी दी हेडक्वार्टर्स में, कई बार जाकर बातचीत भी करी, लेकिन कुछ खबर नहीं थी। न तो रेजिमेंट वाले उन्हें मिसिंग इन एक्शन बता रहे थे, न तो शहीद बता रहे थे, और न ही उनकी कोई खोज खबर ला रहे थे। ऐसा करते 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 सन 76 आ गया, 1976। भाभी हर वर्ष उनकी लंबी आयु के लिए व्रत रखती थी। भाभी हर वर्ष अपनी मांग में बड़ा सा सिंदूर और माथे पर बड़ा सा टीका लगाए घूमती थी। भाभी वहाँ के एक छोटे से स्कूल में टीचर थी। 1-2 वर्ष के बाद लोगों ने भाभी की खिल्ली उड़ानी शुरू कर दी, क्योंकि भैया तो आया नहीं और तुम होके सिंदूर लगाए घूम रही हो।
भाभी ने कभी किसी को कोई जवाब नहीं दिया। हमसे नहीं रहा गया, हमने कहा लेकिन भोला भैया 71 की जंग तो हम लोग जीते थे ना, तो फिर प्रिजनर्स ऑफ वॉर क्यों, मिसिंग इन एक्शन क्यों? भोला भैया हंस दिए, बोले बिटिया आप बहुत किताब पढ़ती हो शायद। भोला भैया ने किस्सा आगे सुनाया। 8 साल हो गए थे, सन 78 में एक खत आया, मैं ठीक हूं, यहाँ की जेल में हूं, हो सके तो पदाधिकारियों को मेरा खत दिखाओ, शायद वे लोग आए हमें खोजते हुए, यहाँ मेरे से और भी कई मित्र हैं। भाभी माँ वो खत लिए लिए बहुत सालों तक यहाँ वहाँ इस और उस दफ्तर में भटकती रहीं, खोजती रहीं कि कहीं कोई एक अफसर मिल जाए जो कि कुछ इस बारे में करना चाहे, कोई सुराग मिल जाए, कोई कुछ बता दे। लेकिन ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं। सबने कहा नहीं नहीं, ये पत्र तो कुछ भ्रम है, आपको कहीं से मिल गया है। और इसीलिए बेटा हम लोग भाभी माँ को ना नहीं बोलते हैं। हम जानते हैं वो कितनी कठिनाई से गुजर रही हैं, आज भी बड़ी बिंदी और सिंदूर लगाए पति के जीवन की सुरक्षा की कामना कर रही हैं। इसलिए हम लोग गांव के लोग उन्हें ना नहीं बोलते हैं। जब भी वे कोई काम बोलती हैं तो हम कर आते हैं। आजकल वे अपने बेटे को घर पर ही पढ़ा रही हैं, इसलिए कुछ किताबें चाहिए होती हैं, सो हमसे मंगवा लेती हैं। हम लोगों का तो शहर आना जाना लगा रहता है, तो हम ले आते हैं। अब यहाँ से कहानी का अगला किस्सा शुरू हुआ। सुनो भोला भैया, हमको मिलाओ ना इस भाभी से। हमारा ये कहते ही पूरा परिवार हम पर टूट पड़ा। हाँ तुम्हें ही मिलना है, तुम ही आईएनए हो, तुम ही जाओगी। क्या करते, तब हम छोटे थे और परिवार में सब बड़े थे। तो एक बार चुप हुए, फिर दूसरी बार अर्जी लगाई, दूसरी बार चुप हुए, तीसरी बार लगाई, फिर आखिरी बार ये तय हुआ कि आखिर के दिन में जब सब लोग बड़ी मंडी जाएंगे शॉपिंग करने के लिए, उस दिन भोला भैया हमें ले जाएंगे और भाभी माँ से मिलवाएंगे। तो हम चल दिए जी भाभी माँ से मिलने। और ये हमारी इस किरदार से पहली मुलाकात थी। एक छोटा सा घर, 2 कमरे का, नीचे वाला कमरा बैठक जिसमें 2 कुर्सी और एक दीवान, दोनों कुर्सियों के बीच में एक छोटी सी मेज़ जिसके ऊपर हाथ से बनाया हुआ कढ़ाई वाला एक मेज़पोश, कुर्सियों के ठीक सामने एक तस्वीर जो शायद भाभी के पति की थी, बैठक से लगा हुआ एक छोटा सा रसोई घर जिसमें बर्तन दालें सब बहुत करीने से टिकाई हुई थी, ऊपर एक सोने का कमरा, सोने के कमरे में एक बिस्तर, एक मेज़ के ऊपर एक रखा हुआ संदूक जिसमें शायद सबके कपड़े थे, एक गुसलखाना, और गुसलखाने के दरवाजे से निकलते ही सोने के कमरे के ठीक बीचों बीच एक हैंगर पर लटका हुआ एक लंबा ओवरकोट। सोने के कमरे के बाहर 2 तरफ एक बैल्कनी, एक आंगन, ज्यादा चौड़ा नहीं मगर था, क्योंकि घर पहाड़ी पर बना हुआ था तो 2 तरफ तो पहाड़ी थी, 2 तरफ सड़क थी, और उस सड़क को आप इस आंगन से किसी भी कोने से देख सकते थे। और वहीं बैठी हुई हमें मिली भाभी। भोला भैया गए, उन्होंने हमारा उनसे तारुफ करवाया, कहा कि ये बच्ची हैं, ये दिल्ली से आई हैं, उस दिन आपको देखा था, बस आपसे मिलने की इच्छा हुई। बहुत शांत स्वर। भाभी ने कहा हाँ आओ आओ ना अंदर। चीनी मिट्टी के कप में हमें चाय दी। चाय के साथ खाने को कुछ नहीं दिया। हम क्या कहते, हम तो मेहमान थे, हम तो खुद ही नहीं जानते थे कि क्या कहेंगे।
फिर देखा घर के बाहर आंगन में एक छोटी सी मान बनी है जहाँ पर एक बकरी बंधी हुई है। भाभी ने ही बात शुरू करी, कहने लगी, अरे भोला भैया तुम्हें यहाँ ले आए, शायद तुम्हें तकलीफ़ हुई होगी। हमारा बेटा दरअसल अब बड़े स्कूल में पढ़ता है ना, तो शाम को देर ही हो जाती है उसे आने में। तुम बताओ तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, वगैरह वगैरह। हमने थोड़ा बहुत कुछ बताया। फिर पूछा, आपके पति? चुप, जैसे उनकी तस्वीर को देखते देखते खुद तस्वीर हो गई हूँ। फिर ध्यान टूटा तो बोली, हाँ 71 की जंग में गए थे। 78 में देखो खत भी आया था उनका। और अपनी साड़ी के पल्लू में से खोलकर उन्होंने एक कागज़ का टुकड़ा हमें थमा दिया। कागज़ काफ़ी इधर उधर से छिन्न भिन्न हो रहा था, मगर उन्होंने ऐसे थमाया जैसे मानो भगवान की मूर्ति हमारे हाथ में दे रही हैं। बोली, देखो ये खत आया था। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। हम देखते रह गए एकटक, बहुत देर तक, उस पतले से छोटे से चेहरे को, उस पर लगी बड़ी सी बिंदी और बड़े से सिंदूर को, उस सीधी सादी साड़ी को, साड़ी के ऊपर उड़े हुए दोशाले को, कटे हुए सूखे हाथों को, और उन हाथों में कांपते हुए उस खत को। बहुत देर तक देखते रह गए। कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या कहें। बस इतना भर कहकर आ गए कि अगर आपको दिल्ली में कुछ काम हो तो बताइएगा, हमारे पापा भी सरकारी अफसर हैं, आपके काम आ सकते हैं। उन्होंने हमारे सर पर हाथ फेरा और बोला, खुश रहिए, आप मिलने आए, मुझे अच्छा लगा, खुश रहिए। बस इतना कहकर हम वापस आ गए। न जाने क्या हुआ। जब ट्रेन पर चढ़ने लगे तो अपना फ़ोन नंबर भोला भैया को लिख कर दे दिया हमने, जैसे मानो हमारे दिल का कोई हिस्सा वहाँ उस भाभी के पास रह गया। और कहा कि देखिए भोला भैया, जब भी अगर भी कभी भाभी को कुछ काम हो तो हमें इस नंबर पर फ़ोन कर दीजिएगा। भोला भैया ने कहा, ठीक है। ट्रेन हमें वापस दिल्ली ले आई, लेकिन हमारे दिल का एक टुकड़ा उन भाभी के पास रह गया। बार बार रह रहकर यही ख्याल आता कि हिम्मत कौन देता है इनको सुबह उठकर ये मांग में सिंदूर लगाने की। हिम्मत कौन देता है इनको सुबह उठकर फिर से खाना बनाने, बच्चे को खिलाने और वो सब काम करने की, जबकि हर शाम इनकी उस मुंडेर पर बीतती है जो इनके सोने के कमरे के बाहर है, जहाँ से ये सड़क को एक टक देखती रहती हैं, देखती रहती हैं। कई बार सोचा क्या करें, कैसे करें। फिर एक बार भोला भैया को फ़ोन किया, पूछा। उन्होंने बताया कि भाभी के पति का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। उन्होंने बताया कि हाँ भाभी ठीक हैं। उन्होंने बताया कि हाँ अब भी स्कूल में पढ़ाती हैं। उन्होंने बताया कि हाँ मांग में अभी भी सिंदूर भरती हैं, टीका लगाती हैं। और उन्होंने बताया कि अब भाभी का बेटा जो है उसका भी रेजिमेंट में सिलेक्शन हो गया है, तो वो ट्रेनिंग के लिए चला गया। मतलब भाभी और अकेली हो गई हैं? हमने पूछा। भोला भैया ने कहा, हाँ हाँ बेटिया। स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज शुरू हुआ। कॉलेज में प्रोजेक्ट करना था। हमने कुमाऊं को चुना, इसलिए नहीं कि हमें उस प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी, बल्कि इसलिए कि एक बहाना मिल जाएगा भाभी से मिलने का। अभी भी याद है, प्रोजेक्ट के लिए बस भरकर हम लड़कियां उन्हीं सड़कों पर, उन्हीं रेंगती गोल गोल घूमती सड़कों पर जा रहे थे। सभी में उत्साह था, सभी शोर मचा रहे थे, कुछ फिल्मी गाने गा रहे थे, कुछ पराठे और अचार खिलाए जा रहे थे, लेकिन हमारा ध्यान इन सब से दूर भाभी पर था। हॉस्टल पहुँचे तो हमने टीचर से निवेदन किया कि हमें
कृपया भाभी से मिलने की अनुमति दी जाए। और बस फिर क्या था, हर रोज़ हम वहाँ से रिक्शा उठाते और चल देते भाभी से मिलने। भाभी की दिनचर्या में कुछ भी नहीं बदला था। आज भी वही 2 कुर्सी, वही दीवान, वही तस्वीर, ऊपर वाले कमरे में वही ओवरकोट, जिसे शायद वो बार बार ड्राई क्लीन करवाती थी क्योंकि उस पर मैल का एक कण भी नहीं था। हम जाते, हम वहाँ बैठते, भाभी कभी भी अपने पति के बारे में बात ना करती। हाँ, यहाँ पेशानियों पर थोड़ी सफ़ेदी आ रही थी, यहाँ चेहरे पर थोड़ी लकीरें आ रही थीं, यहाँ माथे पर थोड़ी सी लकीरें आ रही थीं, यहाँ थोड़ी झुर्रियाँ आ रही थीं, लेकिन यहाँ आँखों में वही चमक, विश्वास की चमक, जो हमसे कह रही थी कि देखो, आज नहीं तो कल वो आएगा, वो मेरा फौजी है, वो आएगा। और हम इस महिला के किरदार को देख देख कर 100 मौत मरते, 100 बार हारते टूटते और फिर हिम्मत करते और अगले दिन फिर रिक्शा उठाते और पहुंच जाते इन स्त्री के दर्शन करने, जो हमारे लिए सिर्फ एक किरदार नहीं बल्कि यूं समझिए कि एक देवी रूप हो गई थी। वो हर रोज हमें चाय पिलाती, कभी कभी चाय के साथ बिस्कुट और कभी नमक पारे भी खिलाती, पर प्रायः चाय पिलाती, मौसम के बारे में बात करती, हमारे प्रांत में क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं उसके बारे में बात करती, नेताओं के बारे में बात करती, पॉलिटिक्स के बारे में बात करती, हर विषय पर बात करती। कभी कभी अपने बेटे के खत हमें दिखाती, जिसमें कि उन्होंने बताया था कि उनकी ट्रेनिंग एनडीए की बहुत अच्छी चल रही है और अब वो जल्द ही घर लौटेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह, मगर कभी भी अपने पति के बारे में बात नहीं करती थी। जैसे मानो बात करने से कुछ दूषित हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा, जैसे मानो बात करने से उनकी जो वो हिम्मत है ना, उनका जो वो भरोसा है, वो आंखों से निकलकर मुंह के जरिए कहीं निकल जाएगा। तो वो बैठी रहती हैं ऐसे बिल्कुल सीधी और हमसे बात करती। वो 8 दिन पता नहीं कैसे गुजर गए, हम भी नहीं जानते। प्रोजेक्ट खत्म हो गया, लेकिन आते आते हमने उन्हें अपना नंबर दिया और कहा कि कभी कभी बात करिएगा भाभी। उन्होंने कहा हाँ हाँ बेटा, जब से तुम्हारा भाई गया है ना एनडीए, हमने घर पे फ़ोन लगवा लिया है क्योंकि उससे बात करनी होती है। हमने भी उनका नंबर ले लिया। फिर वापस दिल्ली आए तो कई दिन तक उनका फ़ोन नहीं आया, तो हम ही ने फ़ोन करना शुरू कर दिया और ये सिलसिला लगातार चलता रहा। हम अपने जेब खर्च में से पैसे बचा बचा के रोज़ भाभी से बात करते थे। भाभी को यूं लगता था जैसे उन्हें कोई दोस्त मिल गया, और हमें यूं लगता था कि जैसे उनसे बात करके हम कहीं ना कहीं हर उस सैनिक की पत्नी को वंदे मातरम, जय हिंद, सलाम कह रहे हैं, जो कि मिसिंग इन एक्शन है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें मिसिंग इन एक्शन क्या होता है। मिसिंग इन एक्शन वो होते हैं जो फौजी हमारे देश के लिए जंग लड़ने तो जाते हैं, लेकिन न तो उनका शव प्राप्त होता है, न ही वो लौट के आते हैं, और हमारे पास ऐसा कोई जरिया नहीं होता ये जानने का कि वो जिंदा हैं भी कि नहीं। उनके परिवार त्रिशंकु की तरह लटके रह जाते हैं। लेकिन सन 71 की जंग के बारे में ये थोड़ा ज़्यादा अजीब हो जाता है, क्योंकि वो जंग भारत ने जीती थी। जब आप जंग जीतते हैं तो आपके सारे फौजी लौटा दिए जाते हैं, न जाने क्यों ये नहीं लौटाए गए थे। बहरहाल भाभी से रोज़ बात करते,
कभी कभी एक आध दिन का अगर वक्फा पड़ जाता तो अगली बार भाभी पूछती, क्या हुआ बेटा, फ़ोन नहीं किया कल तुमने? तो बता देते कि व्यस्तता थी या जो कुछ भी था। फिर ब्याह हो गया, फिर बच्चे हो गए, मगर भाभी से बात करना जारी रहा। फिर पिछले वर्ष भाभी ने हमसे बताया कि अब तो उनकी अर्जी भी खारिज हो जाती है, उनकी अर्जी पर कोई सुनवाई नहीं होती है। ये पहली बार था जब भाभी ने हमसे अपनी अर्जी, अपने पति के बारे में कुछ बात करी थी। हमसे नहीं रहा गया। हमने अपने पति से कहा कि हमें रानीखेत जाना है। वो जानते थे भाभी के बारे में, पर थोड़े से हैरान हुए कि यूं ही अचानक। हमने कहा नहीं, जाना है। और हम सब छोड़ छाड़ के रानीखेत की उन्हीं सांप की तरह घूमती गलियों में पहुंच गए। वहां गए तो देखा भाभी के बाल बहुत सफ़ेद हो चुके थे। भोला भैया ने मोबाइल खरीद लिया था और उनकी गाड़ी भी नई थी और वही हमें लेने भी आए थे, मगर भाभी के बाल सफ़ेद हो चुके थे। दो एक दांत भी गिर चुके थे। चलते समय पीठ हल्की सी झुक जाती थी। चाल धीमी हो गई थी। रिटायर हो चुकी थी। बकरी बदल गई थी शायद, पता नहीं। लेकिन घर के अंदर की वो दो कुर्सियां, वो मेज पोश, वो चमचमाती तस्वीर और वो ओवरकोट, उन पर कण भर भी मैल नहीं आई थी। वो आज भी चमक रहे थे। हम जानते थे कि भाभी के पुत्र को बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है और आजकल वो कुमाऊं में नहीं है। हम ये भी जानते थे कि भाभी के पुत्र का विवाह हो चुका है। बुलाया था हमें भाभी ने, परंतु हम किसी कारणवश आ नहीं पाए थे। लेकिन अकेली भाभी ने उस घर को उसी तरह रखा हुआ था। रसोई घर में वही अंगीठी जल रही थी जिस पर धीमे धीमे उसी बकरी का दूध उबल रहा था। हमें वही चाय उन्हीं चीनी मिट्टी के बर्तनों में मिली। ऐसा लग रहा था जैसे मानो गत करीब करीब 38 वर्षों से उस घर में कुछ भी नहीं बदला है। कुछ भी नहीं बदला है। सब कुछ वैसा का वैसा, जैसा पहली बार था जब हम एक बच्ची सी बनकर आए थे और पूछ रहे थे कि भाभी जी अपने बारे में कुछ बताइए। कुछ भी नहीं बदला था। वही सोने का कमरा, वही आंगन, वही आंगन से दूर तक देखती नजर, टकटकी बांधे, पहले बगैर चश्मे के, अब चश्मा लगाए, लेकिन वही नजर, वही देख रही थी और आंखों में आज भी वही उम्मीद थी। हमने डरते हुए पूछा, भाभी माँ तबीयत कैसी है? तो कहने लगी, हाँ बेटा ठीक हूँ, सांस थोड़ी फूल जाती है, भोला भैया दवा ला देते हैं, चल जाता है। घर का गुजर कैसे चलता है भाभी माँ? अरे अरे चिंता की कोई बात ही नहीं है बेटा, पेंशन आता है ना। ठीक है, क्या हुआ भाभी माँ? हमने उनके कांपते हुए, नसें उड़ेलते हुए हाथों को पकड़कर कहा, क्या हुआ भाभी माँ? इतने वर्षों में पहली बार आपने हमें बताया कि अब अर्जी नहीं मंजूर की जाती। भाभी माँ की आंखें भर आईं, पर न जाने क्यों आंसुओं को होंठों तक नहीं आने दिया। उसी सुर में बोली, नहीं नहीं, वो दरअसल क्या हुआ ना, इस बार पहली बार यूं हुआ कि हमारे बेटे ने हमसे कह दिया कि माँ हिम्मत छोड़, अब उम्मीद छोड़ दो, अब नहीं आ पाएंगे। अरे हर इंसान की एक
एज लिमिट होती है। हमारे स्टैटिस्टिक्स में लिखा होता है कि एक आम आदमी कितने वर्षों तक जिएगा, और उसके हिसाब से तो पापा 70 के ऊपर हो चुके होंगे, कितनी ही उम्मीद होगी उनके जीवित होने की। ये नहीं सुना गया। हालांकि वो बड़ा ही बड़ा दिल करके मुझसे ये भी कह गया, हाँ माँ ऐसा करो, तुम चाहो तो बिंदी लगाती रहो, अब कौन तुम्हें प्रश्न करने वाला। मगर साथ में ये भी कह गया तो थोड़ा सा डर लगा, बिटिया सोचा तुमसे बात करके मन हल्का कर लूं। और बस इतना कहते ही उन्होंने आंसू फिर पोंछ डाले। उन्होंने हमारे हाथ में चाय का वही कप थमा दिया और हमसे कहा कि चलो ऊपर के कमरे में चलते हैं, वहां से सड़क दिखती है, और हमें ऊपर ले गई। हम उस ठंडी रात में वहां ऊपर खड़े हुए यहाँ से वहां तक की सड़क निहार रहे थे। हमें ठंड लग रही थी तो हमने अपनी शॉल से खुद को थोड़ा और भींच लिया, और तब पलट कर देखा इस किरदार को, इस भाभी माँ को। शायद उन्हें भी ठंड लगती होगी ना, मनुष्य है, उम्र है, मगर वो वहाँ वैसे ही खड़ी थी, अपने हाथ प्रार्थना की मुद्रा में जोड़े हुए और हल्का हल्का हिलते हुए, जैसे मानो किसी अदृश्य देव से प्रार्थना कर रही हूं कि आइए कुछ तो चमत्कार कीजिए, मेरे पति को एक बार तो दिखा दीजिए। आंखें हमारी भर आईं, हमसे वहां नहीं रहा गया। हम अंदर आए, हमने वो ओवरकोट उतारा और हमने ले जाकर भाभी माँ को थमा दिया कि भाभी माँ पहन लीजिए, बहुत ठंड है। तो कहने लगी, अरे नहीं नहीं बेटा, ये तो हम हरगिज नहीं पहन सकते, ये तो उनका कोट है। हमने कहा हाँ जब आएंगे तो दे दीजिएगा, अभी तो ठंड है, पहन लीजिए। तो भाभी माँ ने हमसे कहा, नहीं बेटा, इसमें से अभी भी उनकी महक आती है। इतना सुनना था कि हमारी हिम्मत जवाब दे गई। हम अंदर आए और उनके बिस्तर के पास बैठकर बिस्तर पर सर रखकर रोने लगे। क्या ये घर किसी मंदिर से कम था? क्या ये भाभी माँ किसी देवी से कम है? क्या इनका त्याग, इनका दुख, इनका दर्द किसी भी वीरांगना के दुख दर्द त्याग से कम है? यही सब सोचते सोचते हम बिना भाभी माँ से कुछ कहे नीचे आए। भोला भैया इंतजार कर रहे थे, उनके साथ होटल चले गए। भाभी माँ से ना विदा लेने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी हमारी, हम कैसे विदा लेते। हम चले गए। होटल में जाकर भी नींद नहीं आई, भूख नहीं लगी, बैठकर बस उसी चेहरे को याद करते रहे। पतला सा चेहरा, बड़ी सी बिंदिया, लाल लाल सिंदूर, आंखों पे चश्मा, लेकिन उम्मीद पे नहीं, कांपते हाथ, हाथों की दिखती नसें, हल्की झुकी हुई कमर, नहीं निकल रहे थे हमारे मनस्पटल से। और ऐसी वेदना हो रही थी ये सोच कर के इतनी वेदना इन्होंने कैसे बर्दाश्त करी इतने वर्षों तक लगातार। सोचते सोचते न जाने कब आंख लग गई। सुबह आंख खुली तो कोई बहुत जोरों से दरवाजा खटखटा रहा था, पीट रहा था दरवाजा। घबराकर बाहर गए, दरवाजा खोला तो देखा भोला भैया खड़े थे। भोला भैया के हाथ में एक बहुत ही सुंदर लाल चुनरी थी, झूले वाले माता के मंदिर की चुनरी। हम कुछ समझे नहीं, हमने कहा इसकी क्या आवश्यकता थी, भोला भैया क्यों लाए? भोला भैया ने कहा हमसे,
जानती हो बिटिया, ये चुनरी भाभी माँ ने अपने लिए रखी हुई थी इतने वर्षों से, ये सोचकर कि जिस दिन भैया लौटेंगे उनके स्वागत में पहनेगी। और आज सुबह अपनी शादी की 50वीं वर्षगांठ से सिर्फ 4 दिन पहले भाभी माँ हमेशा के लिए सो गई। हमें विश्वास नहीं हुआ, हमारी हिम्मत जवाब दे गई। हमने कहा नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, हम कल ही तो मिले थे उनसे, ठीक थी, हाँ थोड़ी कमज़ोर लग रही थी, हाँ थोड़ी सांस हाँफ रही थी, पता नहीं आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। क्या आपने डॉक्टर को बुलाया? क्या किसी डॉक्टर को दिखाया? आप चलिए चलिए, हम दिल्ली से कोई डॉक्टर बुलवाते हैं। इतने वर्षों में पहली बार भोला भैया ने हमारा हाथ थामा और थाम कर कहा, बिटिया थम जाओ। डॉक्टर को बुलाया था, डॉक्टर को बुलाया था, और डॉक्टर ने ही बताया था कि हाँ वे जा चुकी हैं। लेकिन जानती हो बिटिया, तुम्हें कल होटल छोड़ने के बाद जब हम वापस गए तो भाभी ने हमें बुलाकर कहा कि देखो भोला, मुझे लग रहा है शायद अब मेरे दिन खत्म हो रहे हैं। ये जो मेरा दुपट्टा है ना, जो मुझे पहनना था, ये तुम उस बिटिया को दे देना जो इतने वर्षों से हमारा साथ निभा रही है। ये यूँ समझ लेना कि हमने उसे अपनी दुआएं दी हैं। और देखो भोला भैया, हमारा ये जो सिंदूर है ना, इसे यहीं रहने देना, क्योंकि जब भी ये वापस आए जंग के मैदान से, तो इनके हाथों से हमारी तस्वीर पे लगवा देना। हम गए, हिम्मत करके गए भाभी माँ के अंतिम संस्कार में, उनके पुत्र से मिले। बात नहीं हुई क्योंकि एक दूसरे को हम जानते ही नहीं थे, बस केवल प्रणाम हुआ। वे जानते थे कि हम वही हैं जिनसे उनकी माँ बात करती हैं, और हम जानते थे कि वे वही हैं जिनके बारे में उनकी माँ बात करती हैं। बस केवल उनको नमस्कार किया, उनको संवेदना दी, और भाभी माँ की दी हुई चुनरी को गले से लगाकर वापस आने लगे। फिर रुक गए, रुककर घर के अंदर गए। एक बार फिर उस घर, उस रसोई, उस बकरी के पास पड़ी घास, उस सोने के कमरे में बड़े तकिए, उस ओवरकोट, उस बैठक की तस्वीर, और उस मेज़ पर पड़े मेज़पोश, और उस फूलदान में पड़े फूलों को प्रणाम किया, क्योंकि उन सब में उस भाभी माँ की रूह बसती थी। वो भाभी माँ जो एक सैनिक से भी बड़ी सैनिक थी, जिसने जंग में हार नहीं मानी। जीवन चला गया पर उसने उम्मीद का सहारा नहीं छोड़ा। उस भाभी माँ के उस किरदार को सलाम किया, और मन में अपने आप को एक वचन दिया कि जब तक जीवित रहेंगे अपने अंदर के इस आईएनए को, इस आज़ाद हिंद फौज को मरने नहीं देंगे। जितना हो सकेगा भाभी माँ की तरह विश्वास को जिंदा रखेंगे, उम्मीद को जिंदा रखेंगे, और देश की बेहतरी के लिए, सैनिकों की बेहतरी के लिए उनको सलाम ठोकते हुए जितना हो सकेगा कार्य करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये कहानी सुनने के लिए। जैसा कि मैंने कहा, कहानी काल्पनिक है, परंतु किरदार ये सच्चे हैं, और ये हिस्टोरिकल फैक्ट है कि हमारे बहुत सारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर सन 71 की जंग में वहाँ रह गए थे और कभी नहीं मिले, उनमें से कोई वापस नहीं आए। आप सबका सुनने के लिए, इतना धैर्यपूर्वक सुनने के लिए 40 मिनट तक बहुत 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 धन्यवाद और आभार। मैं अनुपम रमेश किंगर, बहरीन से। हिंदी है ज़िंदगी, डॉक्टर ऋषि, और आप सभी को प्रणाम करती हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आभार।